तो आज हम शिक्षा की समसामयिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो राष्ट्रीय सोच है उसके अंतर्गत शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है और हमारे भारत देश की शिक्षा उत्कृष्ट कोटि की सदा से रही है। इतिहास में भी हमारे देश के अंदर बहुत अच्छे विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जैसा संस्थान था जिसका पूरी दुनिया में डंका बजा करता था। हमारे भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक, राजनैतिक सभी प्रकार के विकास का जो आधार है वह अच्छी शिक्षा ही होता है। शिक्षा अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिए मानव शक्ति विकसित करती है। शिक्षा के कारण ही मनुष्य का विकास एक पूर्ण रूप से होने में सहायक होता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की गारंटी जो है वो हमें शिक्षा से ही प्राप्त हो सकती है। शिक्षा वर्तमान और भविष्य का एक बहुत ही अनोखा निवेश है। आधारभूत सिद्धांत शिक्षा की राष्ट्रीय नीति का मूल तत्व है। शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति के विचार का मतलब है कि एक दिए गए स्तर तक सभी विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, स्थान, लिंग के हों, समान स्तर की शिक्षा तक उनकी पहुंच होगी और इसे हासिल करने के लिए हमारी सरकार विधिवत कार्यक्रमों की शुरुआत करेगी। 27 अगस्त 2009 को भारत का राजपत्र जारी करके शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ। इसे शिक्षा के इतिहास का महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसने राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देने का लक्ष्य सामने रखा, सामूहिक नागरिक एवं संस्कृति की भावना में बढ़ोतरी की और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान की। हम कह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा की एक सामूहिक संरचना की स्वीकृति और अधिकतर राज्यों द्वारा 10+2+3 पद्धति की शुरुआत है। स्नातक पूर्व स्तर पर पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की दिशा में भी शुरुआत हुई। स्नातकोत्तर शिक्षा और शोध के लिए उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना भी भारत में बहुत बड़े स्तर पर की गई। ये सब उपलब्धियां अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस राष्ट्रीय नीति में अंतर्निहित सामान्य प्रतिपादन क्रियान्वयन की एक विस्तृत योजना में तब्दील नहीं हो पाई। नतीजा यह हुआ कि वर्षों तक कायम रही अतिरिक्त योग्यता, संख्या, उपयोगिता और वित्तीय लागत जैसे समस्याएं अब काफ़ी व्यापक हो चुकी हैं, जिनका समाधान तत्काल ही किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया है। युवा जनसंख्या आधार के दबाव का सामना करने तथा जनसांख्यिकी लाभांश के फायदे को हासिल करने के लिए 1986 में एक नई समिति का गठन किया गया। सामान्य रूप में उच्चतर शिक्षा और विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा के संबंध में समान अपेक्षित योग्यता वाले हर भारतीय को, चाहे उसका उद्गम कहीं से भी हो, समान अवसर मुहैया कराकर अंतरक्षेत्रीय गतिशीलता कायम करने के लिए कदम उठाए गए। हमें विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा वाले अन्य संस्थानों के विश्व स्तरीय चरित्र को समझना होगा। शोध और विकास, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्रों में देश के विभिन्न संस्थानों के बीच नेटवर्क व्यवस्था स्थापित करने के लिए विशेष उपाय किए गए ताकि उनके संस्थानों का एकत्रीकरण किया जा सके और राष्ट्रीय महत्व संसाधनों का एकत्रीकरण किया जा सके और योजनाओं में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इन सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए और इनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जिन संस्थाओं ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है वे संस्थाएं हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा परिषद। ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीय शैक्षणिक शोध एवं प्रशिक्षण, राष्ट्रीय योजना और प्रशासन संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शिक्षा नीति लागू करने से संबद्ध हैं।
जिन संस्थाओं को राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूत किया गया है, उसका लाभ उठाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर रचनात्मकता के साथ अपने विचारों में प्रगति करनी होगी। उन्हें मानवीय और ज्ञान मूल्यों के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता से ओतप्रोत कर देना होगा। और बेहतर शिक्षा का मूल लक्ष्य होता है मानव का कल्याण। समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए जो शिक्षा हो, वही शिक्षा कल्याणकारी और लोकहितकारी साबित होती है। इसलिए भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह सभी जानते हैं कि बेहतर अवसरों तक पहुंचने के लिए शिक्षा एक निर्णायक और सकारात्मक भूमिका निभाती है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र हाल के वर्षों में एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। नित नई नई चुनौतियां आती हैं, समय और परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, हमारे लाभ, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो एक लंबे समय के लिए एक बेहद समृद्ध संसाधन युक्त शिक्षा प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है। समुचित विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य शर्त है, परंतु हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक सिद्ध होती है। हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या के कारण पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हैं। हमारी सरकार के पास आर्थिक रूप से उतने संसाधन नहीं हैं। ऐसी स्थिति में निजीकरण एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।